एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि कैसे लोगों के लिए जॉब बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है और सभी लोग अपनी लाइफ को अच्छे से जीने के लिए एक जॉब करते हैं, जिसमें चाओ वूशी को एग्जाम्पल देता है। अब वूशी अपने डेस्क से सारा सामान पैक करने लग जाती है, जो देखकर सभी उससे पूछते हैं कि वो ये क्या कर रही है। शारोन उससे पूछती है कि किसने तुम्हें तंग किया है क्या, पर वूशी मना करती है। उसे यहाँ पर बहुत ज़्यादा मन होता है बताने का कि चेयरमैन ने उसे दोनों में से एक चीज़ चूज़ करने के लिए बोला था, इसी वजह से वो ये कर रही है, लेकिन वो कुछ भी नहीं बोल पाती। वो अब शाओलन को सभी फाइल्स देती है ये बताकर कि कौन सी किस चीज़ की है। उसके जाने से पांग सबसे ज़्यादा दुखी हो जाती है। वूशी को वहाँ पर बाहर तक छोड़ने के लिए जाती है और सैड होकर पूछती है कि क्या सच में तुम स्टैंड अप कॉमेडी करने के लिए जॉब छोड़ना चाहती हो? तुम्हारी लाइफ कितनी अच्छी चल रही थी, तो भला ये सब क्यों? वूशी उसे बोलती है कि मुझे यही करना है, तो पांग अब आगे कुछ भी नहीं बोलती और दोनों हक करके एक दूसरे को फेयरवेल देते हैं। पांग जैसे अब फिर से ऑफिस में जाती हैं तो शाओलिन उससे पूछती है कि वूशु कहाँ पर है, मुझे उससे कुछ पूछना था इस फाइल के बारे में। तो पांग उसे बोलती है कि वूशु अभी कंपनी के बाहर तक ही पहुंची होगी, तुम जाकर उससे बात कर लो। शाओलिन बाहर जाती है और वूशु को फांग की कार में बैठते हुए देखती है। इससे शौक होकर वो एक टैक्सी में बैठकर उनका पीछा करती है। फांग उससे पूछता है कि तुमने इसके बारे में मुझे नहीं बताया। तो वूशु उसे बोलती है कि मैंने ये जॉब छोड़ ही दी, चेयरमैन ने ऐसी चॉइस दी थी कि मैं भला क्या ही करती। तो फांग उसे बोलता है कि तुम्हारे चेयरमैन तुम्हें कंपनी से निकालना नहीं चाहते होंगे। वूशु हाँ बोलती है, लेकिन फिर कहती है कि कोई बात नहीं, अब इसके बारे में बात नहीं करते। तो फांग उसे अब लंच के लिए चलने के लिए बोलता है, जिसके लिए वो हाँ करती हैं। दोनों अब एक मॉल में जाते हैं जहाँ पर शाओलिन उनके पीछे ही चलती है। फांग खाने से पहले उसे एक शॉप में लेकर जाता है। वो बेबी के स्ट्रॉलर को देखने लग जाता है। इसे वहाँ की सेल्स कर आकर वूशु से पूछने लग जाती है कि उनका बेबी कितना बड़ा है। वूशी उसे बताती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, हम तो सिर्फ फ्रेंड्स हैं, लेकिन वो लड़की नहीं समझती और फांग भी कुछ नहीं बोलता उसके बारे में, बस क्वेश्चन पूछता है। शाओलिन को ये देखकर अब लगता है कि वूशु प्रेग्नेंट है और उनकी फोटो क्लिक कर लेती है। अगले सीन में अब दोनों रेस्टोरेंट में होते हैं जहाँ पर फांग वूशु से सॉरी कहता है, जो मैंने तुम्हें ऐसे सरप्राइज किया। वूशु उसे बोलती है कि तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। तभी वो उसे बात करने लग जाता है कि मैं मैटरनल चीज़ों में थोड़ा सा इंटरेस्टेड था, तो उसके बारे में जानना चाहता था आगे इन्वेस्टमेंट के लिए, और खुश होकर बोलता है लेकिन मैं अभी बहुत ही खुश था इस आइडिया से, जैसे हम दोनों साथ थे। जिसे सुनकर वूशु इस बात को अलग डायरेक्शन में लेकर जाकर बात करने लग जाती है कि वैसे उसका आइडिया अच्छा और ये बहुत ही प्रॉफिटेबल होगा। वहीं शाओलिन अब ऑफिस में जाकर सभी को बताती है, उनसे बोलती है कि वो अभी फैंग के साथ यहाँ से गई एक एक्सपेंसिव कार में, जो सुनकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं और ये बात मानने के लिए तैयार ही नहीं होते। कोई बोलता है कि ये कोई नया नहीं है, ऐसे अमीर लोग काफ़ी गर्लफ्रेंड बनाते रहते हैं। तभी शाओलिन उन्हें बेबी स्ट्रॉलर वाली फोटो दिखाकर कहने लग जाती है कि देखो वो प्रेग्नेंट है, इसलिए इतनी जल्दी में उसने जॉब छोड़ दी। ये सुनकर सभी शॉक हो जाते हैं। पांग ये सब सुनकर काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज थी कि ये सब क्या हो रहा है। तभी चाओ इसे सुनते ही बोलता है कि मुझे वूशु के सामने अच्छा इंप्रेशन देना पड़ेगा अभी से, और पहले के लिए माफ़ी मांगनी पड़ेगी। अभी वो उसे फ्लैटरिंग वर्ड्स यूज़ करके टेक्स्ट करता है। वहीं वूशु, लान और दोंग बार में होते हैं जहाँ पर लान वूशु के पास के पैसे काउंट कर रही थी इस मंथ के एक्सपेंसेस के बाद, जिसमें उसके बहुत ही कम पैसे बचे थे। इससे लान शौक होकर उससे पूछते हैं कि उसने क्या किया। वूशु बताती है कि मैंने थिएटर की परफॉर्मेंस के लिए पैसे दिए थे, किसे पता था कि मेरे पास अब जॉब ही नहीं रहने वाली है। ये सब वो अपने लिए जॉब को ढूंढते हुए बोल रही थी। तब लान सैड होकर बोलती है कि मेरे पास भी पैसे नहीं हैं, डैड ने मेरा कार्ड ही कैंसिल कर दिया, और तुम्हारे पास भी कुछ नहीं है, तो भला हम रेंट कैसे देंगे। दोंग उनसे बोलता है कि तुम पैसों को भला कैसे इस्तेमाल करते हो जो कि इतनी जल्दी उड़ जाते हैं। तो लान बोलती है कि कितनी सारी चीज़ें चाहिए होती है मॉडर्न वुमेन को। तभी काओ आकर पूछता है कि तुम्हारी कंपनी ने कुछ पैसे नहीं दिए क्या? जब एम्प्लॉय फायर होता है तो उसे कुछ पैसे मिलते हैं। वूशु बताती है कि मैंने रिज़ाइन किया है तो कुछ भी नहीं मिलेगा। तभी वूशु को कंपनी से मैसेज आता है इंटरव्यू के लिए। वो अगले दिन वहाँ पर जाती है जहाँ पर सब कुछ अच्छा होता है, और जब उससे पूछते हैं कि पहली जॉब उसने क्यों छोड़ी, तब वो स्टैंड अप कॉमेडी के बारे में बता देती है। इससे वो लोग बोलते हैं कि इससे हमें भी इफेक्ट होगा और उसे रिजेक्ट कर देते हैं। वूशु अब दूसरी कंपनी में जाती है, लेकिन ये जानकर वो लोग भी उसे जॉब देने से मना कर देते हैं। फिर वो बार में आकर दोंग और लान को ये सब बताती है। वो उससे बोलते हैं कि तुम उनको सच क्यों बता रही हो, ये करोगे तो कोई भी जॉब नहीं देगा। वैसे भी तुम्हारी पहली कंपनी को पता नहीं चलता इन सब के बारे में, अगर बस चेयरमैन ने परफॉर्मेंस नहीं देखा होता तो यहाँ पर कुछ भी नहीं पता चलता। वूशु को ये ठीक नहीं लगता। लान और दोंग अब उसे आइडिया देते हैं कि तुम उन्हें बताओ कि तुम्हारे लीडर के साथ कुछ तुम्हारी बनती नहीं थी, जिसकी वजह से तुम्हें जॉब
छोड़नी पड़ गई। वोशी जब अगले दिन जाती हैं तो पिछले कंपनी को छोड़ने का यही रीज़न देती हैं। इसे सुनकर वो उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं और बोलते हैं कि आपको जल्दी ही नोटिस आ जाएगा ज्वाइन करने का। वोशी बार में इसका स्टैंड अप कॉमेडी करती है, लेकिन जैसे ये बोलना होता है कि कैसे उसने झूठ बोला और फॉल्स रीज़न बताया, तभी बीच में ही दूसरे टॉपिक पे बात करके उसे ख़त्म करती है। यशी ये देख लेता है, उसके आते ही पूछता है कि क्या तुम लाइंस भूल गई थी, तो वो हाँ बोलती है। डोंग और लान तो यहाँ उसकी जॉब लगने के लिए सेलिब्रेट करते हैं ड्रिंक पीकर। अगले दिन फिर वूशियो की प्रीवियस कंपनी में सभी लोग कैफेटेरिया में खा रहे थे। तभी गाओ वूशियो के कलीग से बोलते हैं कि वूशियो दूसरी कंपनी में गई है जॉब करने के लिए, क्योंकि वहाँ से उसके बारे में जानने के लिए कॉल आया था। जाओ पूछता है कि आपने क्या बोला, तो बताता है कि मैंने सच बताया कि वो अच्छे से काम करती थी। तभी शाओलिन बोलती है कि वो क्यों जॉब करेगी, फेंग उसका बॉयफ्रेंड है और वो प्रेग्नेंट भी है। ये सुनकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ के सभी लोगों ने ये सुन लिया था और पूरे कंपनी में रूमर्स फैलने लग जाते हैं। जो सब कुछ हाओ भी सुन लेता है और हैरान होता है। हाओ की मॉम अपने घर में काम करते हुए अपने हस्बैंड से बात कर रही थी कि आज हाओ के साथ सब कुछ अच्छा होना चाहिए, क्योंकि आज उसने ब्लाइंड डेट पर जाने के लिए हाँ कहा। हाओ के डैड बोलते हैं कि सब अच्छा ही होगा। तभी मॉम वूशियो का नाम लेती है। ये सब उस लड़की की वजह से ही हुआ है। उन्होंने मुझे बताया कि वो किसी अमीर लड़के के साथ है, इसी वजह से उसने हाओ को छोड़ा। हाओ उस लड़की से मिलता है, जहाँ पर वो फूड ऑर्डर करने लग जाता है और फिर उस लड़की से सॉरी बोलता है कि मेरी आदत है तो मैं ही ऑर्डर करने लग गया था, तुम कुछ ऑर्डर कर लो। पर वो मना करके उसे ही करने के लिए बोलती है कि मैं डिसीजन नहीं ले पाती हूँ। उसके बाद वो हाओ को बताती है कि आगे फैमिली को मुझे ही संभालना होगा, इसलिए मैं दूसरी जॉब करके शिफ्ट करने का सोच रही हूँ। ये सुनकर हाओ बोलता है कि तुम और मेरी मॉम एक जैसे ही सोचते हो। हाओ अभी इस लड़की के लिए सारे डिसीजन ले सकता था और जैसे पार्टनर उसे चाहिए थी वैसे ही थी, लेकिन तब भी वो खुश नहीं था। वहीं पांग जब काम कर रही थी तभी वूशियो का कॉल आता है किसी काम के लिए। जैसे ही पांग की बात खत्म होती है तो शाओलिन उससे पूछने लग जाती है कि वूशियो ने तुम्हें कुछ बताया कि फेंग के बारे में, पर वो मना करती है। वहीं वूशियो यहाँ ऑफिस में आई होती है कुछ पेपर वर्क कंप्लीट करने के लिए। वहाँ पर उससे लोग अच्छे से बात करते हैं और जब वो वहाँ से जा रही थी तो सभी लोग उसे देख रहे होते हैं। उसे कुछ भी समझ नहीं आता। तभी पांग आती है। वूशियो उससे बोलती है कि चलो हम कैफेटेरिया में चलते हैं। पांग मना करती है कि हम वहाँ पर नहीं जा सकते, सभी को फांग और तुम्हारे बारे में पता चल गया है कि तुम प्रेग्नेंट हो। ये सुनकर वो शॉक हो जाती है और सब कुछ बताती है। तो पांग बोलती है कि शाओलिन ने यहाँ ऑफिस में क्या क्या कहा है। वूशियो वहाँ से डायरेक्टली जिस कंपनी में अप्लाई किया था वहाँ पर जाकर बताती है कि उसके रियल रीज़न क्या था पहले कंपनी से जॉब छोड़ने का। इससे उसकी जॉब फिर से चली जाती है। फिर वो बार में आती है, तब लानदोंग से माफ़ी मंगवा रही होती है। वोशु यहाँ पर उन्हें बताती है कि उसकी जॉब फिर से चली गई है और उसके आज कुछ कलीग्स आने वाले हैं। तभी वहाँ पर पांग आती हैं। वो उनको एक दूसरे से इंट्रोड्यूस करवाती हैं। शाम को अब वहाँ पर वोशियो के और भी कलीग्स आते हैं, जहाँ वोशियो उन सभी के सामने स्टैंड अप कॉमेडी स्टार्ट करती है और सभी को जोक्स के थ्रू बताती है कि उसने जॉब क्यों छोड़ी। वहाँ पर उसने हु को भी बुलाया होता है और उसकी भी बात करती है। आखिर में ये सब सुनकर वो भी उससे खुश हो जाती हैं। वोशु फिर जो भी फांग वाली मिसअंडरस्टैंडिंग थी उसे भी रिजॉल्व कर देती हैं। वो बताती है कि फांग ने उसे उसकी गर्लफ्रेंड बनने के लिए कहा था और वो अभी तक डेट नहीं कर रहे हैं। सभी लोग ये सब समझ जाते हैं। वो ये सब सुनकर आखिर में उसे प्रेज करती हैं कि तुम ये बहुत ही अच्छा करती हो और मैं आगे भी यहाँ पर तुम्हें देखने के लिए आया करूँगी। लान और वोशु फिर घर में नूडल्स खा रहे होते हैं। तब वोशु उसे बोलती है कि मैं खुश हूँ अपनी कलीग्स को ये सब बताकर, और हो के साथ भी मेरा रिलेशनशिप अब थोड़ा ठीक हो गया है, इससे मैं काफ़ी खुश हूँ। फिर वो लान से पूछती है कि क्या दोंग तुम्हें पसंद करता है, पर वो मना करती है और दोनों ही जोक करने लगते हैं। वो फिर फांग के कार में होती है, जहाँ पर वो उसे एक फ़ोटो दिखाता है कि उसने आइलैंड खरीदा है और हम वहाँ पर घूमने के लिए चलेंगे। जो सुनकर वो शौक हो जाती है, लेकिन फिर हाँ बोलती है। फांग यहाँ पर उसे बताता है कि ये आइलैंड देखकर मुझे तुम्हारी याद आई तो मैंने बाय कर लिया, और उसे किस करने वाला होता है, लेकिन वो पीछे हो जाती है। जो देखकर फांग बोलता है कि मैं बिजनेस ट्रिप पर जा रहा हूँ कुछ दिनों के लिए, वहाँ से आने के बाद अगर तुम मेरे साथ इस आइलैंड में जाना चाहोगी तो हम जाएंगे। वोशु अब वहाँ से बार में जाती है, जहाँ पर लानू से बताती है कि उन्हें परफॉर्म करने के लिए दूसरी जगह पर जाना है, वहाँ पर पैसे मिलेंगे, तुम चलोगी क्या, जिसके लिए वो हाँ कर देती है। इसके बाद हम वोशु और बाकी सभी को शिए की वैन में देखते हैं। वो लोग शो करने के लिए जा रहे थे और काफ़ी खुश थे। लान और दोंग पीछे बैठे हुए थे, जहाँ पर लान व्लॉग बना रही थी।
कि वो कहाँ पर जा रहे हैं अभी वैन में और वो क्या क्या चीजें लेकर जा रहे हैं अपने साथ। डोंग ये देखकर बोलता है, तुम कुछ भी काम का लेकर नहीं आई हो क्या? लान उसे समझाने लग जाती है कि ये सब भी इम्पोर्टेंट है। वो शिव अब यहाँ पर शिव से बोलती है कि मैं पहली बार तुम्हारी वैन में बैठी हूँ, मुझे लगा नहीं था कि ये इतनी हेल्पफुल है। मेरी मॉम ने एक मूवी देखी थी और उसमें कार देखकर उनका सपना था कार लेने का। अभी लगता है कि मैं उनके लिए खरीद भी नहीं पाऊंगी अपनी हालत देखकर। तो शिव उसे समझाता है कि कुछ भी पॉसिबल है और तुम ऐसे सोचना बंद करो। फिर ये सभी लोग लोकेशन पर पहुंचते हैं, लेकिन ये लोग काफ़ी हैरान हो जाते हैं कि वो लोग कहाँ पर आ गए हैं, क्योंकि वो एक वेजिटेबल मार्केट होता है। लान वहाँ के ऑर्गेनाइजर से कॉल करके पूछती है कि आपने सही लोकेशन भेजा है क्या? तो वो हाँ बोलकर उन्हें आगे आने को कहता है। अब जैसे ये लोग जाते हैं तो वहाँ स्टेज देखकर ये सभी लोग शॉक हो जाते हैं। तभी वहाँ पर एक लड़की आकर शिव को हक करती है, जिसका नाम शिव होता है। वो डांस करती है, शिव उससे दूर हो जाता है, पर असल में उस लड़की ने ही वहाँ पर उन्हें परफॉर्म करने के लिए इंट्रोड्यूस किया था। लान उससे बात करके उनकी ऑर्गेनाइजर के पास जाने के लिए बोलती है, तो वो उन्हें लेकर जाती है। जहाँ पर वो जाती ही पूछती है कि ये क्या है, आपने तो कुछ बताया नहीं था कि यहाँ पर ऐसा होगा। तो वो बोलता है कि ये भी परफॉर्मेंस ही है, यहाँ पर भी लोग हैं और तुम्हें स्टेज पर जाकर परफॉर्म करना है, तो मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है तो करना ही पड़ेगा। वैसे तुम लोग कुछ फन ही करने वाले हो ना? लान और वो सभी ओके बोलते हैं। फिर वो उन सभी को कॉस्ट्यूम पहनने के लिए बोलती हैं, लेकिन वो मना करते हैं कि हम ऑलरेडी पहन कर आए हैं। फिर इन लोगों की बारी आती है जहाँ पर वो शिव पहले जाती है। वो जैसे ही बोलना स्टार्ट करती है तो किसी का भी उसकी तरफ ध्यान ही नहीं होता। वो चिल्ला चिल्ला कर बोलने का ट्राई करती है, लेकिन कोई भी उसे नहीं देख रहा होता। हम उस सभी को फिर खाना खाते हुए देखते हैं, जहाँ पर वो शिव एम्बैरस होकर बोलती है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा भी कभी टाइम आएगा कि मैं ऐसा परफॉर्म करूँगी। तभी लॉन डोंग की बात करती है कि तुमने उससे तो अच्छा ही परफॉर्म किया, बल्कि उसने तो बीच में ही गाना शुरू कर दिया था। तभी वहाँ पर शिव आकर उनके साथ खाने लग जाती हैं और शिव से क्लोज होने की कोशिश करती हैं। फिर वहाँ पर आईवी आकर उन्हें बोलता है कि सभी लोग यहाँ से चलो, तुम्हारे लिए एक बैंकेट है। ये सभी वहाँ पर जाते हैं और देखते हैं कि वहाँ उनके लिए कोई बैंकेट नहीं होता, बल्कि उन्हें वहाँ पर परफॉर्म करके क्लाइंट को एंटरटेन करने के लिए बुलाया होता है। डोंग और शिव मना करने लग जाते हैं कि हम कैसे ऐसी जगह में परफॉर्म कर सकते हैं, ये ठीक नहीं है। तभी वहाँ पर आईवी आकर उन्हें बोलता है कि तुम भला ऐसी बात कैसे कर सकते हो, तुम्हें इसके लिए पैसे मिलेंगे। जो सुनकर वो सभी मान जाते हैं। और फिर वो शिव को बोलता है कि तुम कुछ फ्लैशी पहन कर आओ ना, और शिव उसे अपने साथ लेकर जाती है। वो शिव अब एक ड्रेस पहन तो लेती है, लेकिन वो उसमें बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं होती। जहाँ पर शिव उसे रेडी करते हुए पूछती है कि क्या तुम शिव की गर्लफ्रेंड हो, लेकिन वो मना कर देती है। तो शिव बोलती है कि फिर ठीक है। तब वो शिव बताती है कि लान उससे पसंद करती है, पर शिव बोलती है कि मुझे तो ऐसा कुछ भी नहीं लगता, लेकिन अब मैं उससे परस्यू कर सकती हूँ। वो शिव अब उसे अनकंफर्टेबल हालत में स्टेज पर जाती हैं और वहाँ स्टैंड अप करना चालू करती हैं, लेकिन वहाँ पर बीच में लोग उसे बोलने लग जाते हैं कि तुम क्या बोल रही हो, बिल्कुल भी मज़ा नहीं आ रहा, कुछ डांस करके दिखाओ ना। वो शिव मना करती है कि मैं ही सबके लिए यहाँ पर नहीं आई हूँ। तो वो उसे बोलते हैं कि तुम यहाँ पर हमें एंटरटेन करने के लिए आई हो, अगर ये नहीं करोगी तो यहाँ पर क्यों आई हो। तब एक इंसान उसके साथ ड्रिंक पीने के लिए बोलता है। वो शिव मना करके स्टेज से उतर जाती है। ये सब देखकर शिव स्टेज पर जाकर उनसे सॉरी बोलता है। उस इंसान से बॉटल लेकर फिर वो एक बार में ख़त्म करता है और कुछ परफॉर्म करता है। वो लोग ये सब ख़त्म होने के बाद वहाँ से आगे जाने वाले होते हैं। तभी आईवी बताता है कि उन्हें अलग से पैसे देने होंगे होटल के, और जो भी व्हीकल का फ्यूल खर्चा हुआ है वो भी उन्हें खुद देना पड़ेगा। जो सुनकर ये सभी लोग हैरान हो जाते हैं और इस बारे में बात करते हैं, लेकिन वो कुछ भी नहीं सुनता। इसीलिए अब ये लोग उससे बोलते हैं कि हम तुम्हारे साथ किसी भी होटल में नहीं रहेंगे और लोकेशन बता देना, हम वहाँ पर आ जाएंगे। इस पर वो ओके बोलता है। तो ये सभी लोग भी यहाँ से निकल जाते हैं। वहाँ बीच में एक जगह पर देखकर वो शिव बोलती है कि कितना अच्छा होता अगर हम यहाँ पर रुक पाते। तो शिव कार साइड में पार्क करके बोलता है कि हम यही आज के लिए रेस्ट करते हैं, और बोलता है कि लान और तुम अंदर सो जाना और डोंग और मैं टेंट में सो जाएंगे। जिससे कि सभी अब खुश होकर वहीं पर सेटअप करते हैं। डोंग आइडिया देता है कि हम यहाँ पर बॉनफायर करते हैं। शिव उसे जाकर इसके लिए लकड़ियाँ लाने को बोलता है। डोंग ये सुनकर डर कर बोलता है कि मैं अकेला ही जाऊँ, यहाँ पर फॉरेस्ट में वाटर स्नेक्स वगैरह होते हैं। इस पर लान उसे मॉक करते हुए बोलती है कि तुम मुझसे डर गए क्या, तुम रहने तो मैं जाती हूँ। ये बोलकर वो निकल जाती हैं और डोंग भी उसके पीछे जाता है। यहाँ शिव और वूशियो साइड वाले रिवर से फिश पकड़ते हैं। डोंग और लान लकड़ियाँ इकट्ठा करके वापस आ रहे होते हैं। तभी उन्हें कुछ आवाज़ आती है। पहले लान देखने लग जाती है कि वाटर स्नेक है क्या। तभी अपने पास कुछ हिलता हुआ देखकर वो डोंग को हक कर लेती है। तभी उन्हें पता चलता है कि अरे वहाँ पर तो रैबिट था। वो लोग अब वहाँ से जाते हैं। ये सभी बैठकर फिर खाना खा रहे थे, जहाँ पर
डोंग बोलता है कि कुछ भी हो, ऐसा मौका बार बार नहीं आता और हम इसे कर ही लेते हैं, इसके हमें पैसे मिल रहे हैं। सभी लोग भी इसके लिए हाँ बोलते हैं। अंदर वोशी और लान लेटे होते हैं, जहाँ पर लान बोलती है कि डोंग कितनी जल्दी डर जाता है, मुझे उसे प्रोटेक्ट करना पड़ता है। वोशी उसे बोलती है कि तुम्हें प्रोटेक्ट करना पसंद है, और कैसे तुम शिए को भी उस लड़की से प्रोटेक्ट कर रही थी, तुम उसे पसंद करती हो ना। लान उसे बताती है कि मुझे अभी उसके लिए कोई भी फीलिंग नहीं है। पहली बार जब मैं यहाँ पर आई थी तब मुझे ऐसा लगा था कि मैं उसे पसंद करती हूँ, लेकिन अभी पता चला कि वो बस थोड़ा सा अट्रैक्शन था। ये सब बात करके दोनों सो जाते हैं। अगली सुबह जब ये लोग परफॉर्म करने वाली जगह पर पहुंचते हैं तो वहाँ एक डांसर थी जिसके साथ एक और लड़का था। वो इन लोगों को प्रोवोक करती है ये बोलते हुए कि कितने यंग हैं, तभी भी ये सब कर रहे हैं, बाद में बहुत ज़्यादा रोएंगे ये सब करने के लिए। जो चीज़ सभी लोग सुन रहे थे पर कुछ भी नहीं बोलते। वो औरत अब एक वेट लॉस डांस का वीडियो देखते हुए स्नैक्स खा रही थी। जो चीज़ वुशु देख लेती है और उसके ऊपर जोक लिखती है। सबसे पहले फिर डोंग परफॉर्म करता है और इस बार यहाँ पर उसे लोग सुनते हैं। उसके बाद वुशु आती है। वो उस औरत वाले जोक के बारे में बोलती है कि कैसे खाते खाते उसकी शर्ट के बटन तक निकलने वाले थे और सच में उस लेडी का बटन निकल कर आ जाता है, जिससे कि वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा हंसते हैं। फिर ये लोग परफॉर्मेंस के बाद होटल में जाते हैं नहाने के लिए। वहाँ पर वुशु जब उतरने वाली होती है तो शिव को आकर शिए को अपना रूम नंबर बताते हुए सुनती है। शिए को ये पता नहीं होता कि वो शिव ने ये सुना है। लान अब सबसे पहले नहा कर आती है और उनसे बोलती है कि हम सब स्नैक्स खाने चलते हैं, लेकिन शिव मना कर देते हैं। वो शिव भी शिव ने जो उसे नंबर बताया होता है उसके बारे में सोचकर मना कर देती है। तो लान और डोंग जाते हैं। वहीं शिव शावर लेने के लिए जाता है तो वो शिव उस पर ध्यान रखती है कि कहीं वो शिव के पास तो नहीं जा रहा। तभी वहाँ पर शिव को आते हुए देखकर एक कर्टन के पीछे जाकर छुप जाती है। फिर वहाँ पर शिव आता है। वो उससे पूछती है कि मैंने तुम्हें रूम नंबर बताया था तो तुम आए क्यों नहीं। शिव उसे बताता है कि मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ और वो शिव को ढूंढने लगता है। वो उसे कॉल लगाता है। जैसे ही वो शिव का फ़ोन बजता है तो वो उसे ढूंढ लेता है, जिससे कि वो थोड़ी सी ऑकवर्ड होकर बोलती है कि मैं तो यहाँ पर कुछ सीव करने के लिए आई थी, तुम मानोगे क्या। दोनों बस स्माइल करते हैं। वहीं लान और डोंग को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या खाए, तो डोंग उसे उसकी डाइट का भी याद दिलाता है। तभी वो बोलती है कि मुझे जिसकी ज़्यादा स्मेल अच्छी लगेगी मैं ना वही खाऊंगी। पर अब दोनों साथ में मिलकर बहुत कुछ खाते हैं। उसके बाद हम उन दोनों को पब्लिक टॉयलेट में देखते हैं और दोनों ने अपना पेट पकड़ा हुआ था क्योंकि ज़्यादा खाने की वजह से उनका पेट खराब हो गया था। अगले दिन फिर हम देखते हैं कि उस औरत के साथ वाला लड़का शिए की वैन के टायर की कैप निकाल देता है ताकि टायर की हवा निकल जाए। शिए और वोशी फिर जब कार में होते हैं तो लान यहाँ पर वोशी को कॉल करके बताती है कि वो हॉस्पिटल में है और आईवी ड्रिप लग रही है, इसीलिए हम नहीं आ पाएंगे और तुम लोग चले जाओ। वोशी इसके लिए ओके बोलती है। उन दोनों को अपना ख्याल रखने के लिए बोलकर दोनों निकल जाते हैं। तभी बीच में ही आईवी से वो शिव को कॉल आता है कि अब उन्हें लांशी लोकेशन पर जाना है। वो शिव को बताती है और दोनों उसके लिए निकल जाते हैं। जिस बीच वुशु को अपने स्कूल का टाइम याद आता है क्योंकि जिस टाउन में वो लोग जा रहे थे वहीं पर वो लोग पहले रहा करते थे। अब जब ये दोनों नानशी जा रहे थे तभी वोशु शियो को जल्दी चलने के लिए बोलती है, लेकिन वो मना करता है। वोशु फिर उसे कंफ्यूज होकर पूछती है कि इस रोड पर इतनी कम कार कैसे, हम सही रास्ते से तो जा रहे हैं ना। शियो से बताता है कि मैंने दूसरा रास्ता लिया है, यहाँ से ज़्यादा लोग नहीं जाते। तभी वोशु को सिंगर लेडी हुआ से कॉल आता है जो उससे पूछती है कि तुम लोग कहाँ पर हो और ठीक हो क्या। वो अपने साथ वाले लड़के यसाई का नाम लेकर बताती है कि उसने तुम लोगों का टायर पंचर देखा था, तो मुझे लगा कि उसकी वजह से तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो। वोशु मना करती है कि नहीं, सब कुछ ठीक है और हम थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे। तभी कॉल कट हो जाता है और हम देखते हैं कि टायर पंचर हो चुका है। यहाँ से अब हुआ वोशु को कॉल लगाने का ट्राई करती है लेकिन उसका फ़ोन नहीं लग रहा था। वो यसाई को अब डांटती है कि तुम भला ऐसे कैसे कर सकते हो, अगर उन्हें कुछ हो गया तो। वही टायर पंचर होने की वजह से ये दोनों बाहर थे। वोशु क्या करे उसके बारे में सोच रही होती है। वो शिए से पूछती है कि तुम्हारे पास स्पेयर टायर नहीं है क्या, जिस पर वो मना करके उसके साथ जोक करने लग जाता है। वोशु बोलती है कि तुम ऐसे टाइम में भला जोक कैसे कर सकते हो, तो वो पूछता है कि तुम्हें कुछ खाना है क्या। वोशु सोचती है कि अब कुछ भी नहीं हो सकता और जो उनके लिए रिलीफ व्हीकल आएगी उसके लिए बहुत सारा टाइम लग जाएगा, इसीलिए अब दोनों खाने के लिए बैठ जाते हैं। शिया अभी भी जोक कर रहा होता है तो वोशु बोलती है कि अगर कोई और तुम्हारी जगह पर होता तो सोचता कि वो इतना अनलकी है, लेकिन तुम्हें देखो और कोई चिंता ही नहीं है, काश मैं भी तुम्हारी तरह कर पाती, वैसे ये लाइफ भी अच्छी है। तब शियो से बोलता है कि चलो ऐसी लाइफ जीते हैं, मैं तुम्हें माउंटेन्स पर लेकर जाता हूँ नानशी की जगह,
तब वोशु बोलती है कि अब मुझे पता चल गया कि तुम नानशी जाना चाहते ही नहीं हो, इसीलिए ऐसा कर रहे हो। शी इस पर हाँ बोलता है कि मैं वहाँ पर नहीं जाना चाहता, मेरी मॉम को ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं है और उन्होंने वहाँ पर सभी को झूठ बोला है कि मैं बड़ी कंपनी में डायरेक्टर हूँ और अगर परफॉर्म करूँगा तो सभी को पता चल ही जाएगा, लेकिन तुम्हें इसकी चिंता नहीं होगी क्योंकि तुम्हारे पेरेंट्स तो वहाँ से मूव ऑन हो गए हैं। वोशु हाँ बोलती है और कहती है कि तुमने तो अपने पेरेंट्स को बताया है, लेकिन पेरेंट्स को ना ही मेरे ब्रेकअप और ना ही रिज़ाइन के बारे में पता है। फिर वो बोलती है कि वैसे नानची में मुझे कोई नहीं पहचानेगा, मैं पहले से बहुत ज़्यादा बदल गई हूँ और मैंने तुम्हें भी तो नहीं पहचाना था। शी अब यहाँ पर कुछ सोच रहा था। वोशु उससे पूछने वाली थी, लेकिन तभी उसे फैंग का मैसेज आ जाता है कि तुम कब वापस आ रही हो, मुझे ना तुमसे कुछ बात करनी है। वोशु टेक्स्ट करती है कि कुछ दिनों में वापस आ जाऊंगी। अगले दिन फिर हम इन दोनों को रिलीफ व्हीकल में वहाँ से अपने वैन के साथ जाते हुए देखते हैं। यहाँ दूसरे परफॉर्मर अपनी जगह पर पहुँचकर उन्होंने परफॉर्मेंस स्टार्ट कर दी थी। जहाँ ये सब परफॉर्म कर रहे थे उसके सामने वाली जगह पर एक वेडिंग भी हो रही थी। वहाँ पर ग्रूम आईवी के पास एक इंसान को भेजता है आवाज़ थोड़ा कम करने के लिए। वो पर्सन आईवी से आकर बोलता है, लेकिन वो आवाज़ कम करने से मना कर देता है। तभी वहाँ पर शी और वोशु आते हैं तो वो उन्हें डांटने लग जाते हैं कि तुम लोग इतना लेट क्यों आए और बाकी तो लोग कहाँ पर हैं। शी उन्हें बताती है कि क्या प्रॉब्लम हो गई थी और वो दोनों थोड़ी देर में आ जाएंगे, जिस पर आईवी अब ओके बोलकर वोशु से फिर से कुछ फ्लैशी कपड़े पहनने के लिए बोलता है। वोशु अब उस ड्रेस को लेकर बैठी होती है जिसे वो नहीं पहनना चाहती। तभी वहाँ पर हुआ आकर उसे एक डिसेंट ड्रेस देती हैं और बोलती है कि ये ना थोड़ी सी छोटी है, मुझे नहीं आ रहे तो तुम पहन लो। वोशु इस पर खुश होकर उसे ले लेती है। अब जब वो चेंज कर रही होती है तभी हुआ और यानजी को बात करते हुए सुनती है। हुआ उसे डांट रही थी कि तुम ऐसे इम्पल्स में आकर भला कैसे कर सकते हो, अगर किसी को चोट लग गई तो। यानजी उसे बोलता है कि वो कैसे तुम्हारे ऊपर मजाक कर सकती है, उसे कुछ भी नहीं पता तुम्हारे बारे में और सभी के सामने उसने तुम्हें ऐसे बोला। हुआ बोलती है कि ये उसका काम है। वोशु को ये सब सुनकर बुरा लगता है। वो उस ड्रेस के साथ बैठी होती है। तभी उसे लान का वीडियो कॉल आता है। वो उसे बताती है कि हम 1 घंटे में आ जाएंगे, तब तक के लिए तुम संभाल लो। वो ओके बोलती है। इधर शे जहाँ पर परफॉर्मेंस हो रही थी वहीं पर होता है। तभी वहाँ पर ग्रूम आता है आवाज़ कम कराने के लिए। उसे देखकर शे को याद आता है कि वो उसका क्लासमेट था, तो वो उसे बुलाता है। दोनों अब एक दूसरे को देखकर बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। वो उसे बोलता है कि तुम इतने बिजी हो गए हो, तुम्हारी मॉम ने बताया, इसीलिए मेरी शादी में भी नहीं आ पाए, और क्या यहाँ पर तुम्हारा कोई काम चल रहा है। शी अब थोड़ा ऑकवर्ड होकर उसे हाँ बोलता है। तो उसका फ्रेंड बोलता है कि तुम्हारी मॉम और सारे टीचर्स भी वहाँ पर आने वाले हैं, तो तुम भी काम खत्म होने के बाद आ जाना। तभी वहाँ पर वोशु आती है। शी उसे बताता है कि वो उसका क्लासमेट था। तभी वोशु को भी याद आता है और वो पूछती है कि वहाँ पर तो और भी क्लासमेट्स होंगे ना। जो सुनकर वो हाँ बोलता है कि मेरी मॉम भी वहाँ पर होंगी, इसीलिए मैं वहाँ पर नहीं जाना चाहता, उन्हें मेरे जाने से काफ़ी एम्बैरसमेंट फील होगा। वोशियो पहले परफॉर्म करने के लिए जाती हैं। तभी वहाँ पर दोंग और लान भी पहुँच जाते हैं। वो अभी उसकी परफॉर्मेंस देख रही थी। वोशी हुआ के ऊपर जोक बोलती है, लेकिन इस बार थोड़ा सा अलग तरीके से, और उसे वहाँ पर सभी के सामने सॉरी भी बोलती हैं कि मैंने तुम्हारे ऊपर जोक किया, जिस बात पर वो उसे स्माइल कर देती हैं और कोई भी ग्रज होल्ड नहीं करती। उसके बाद शी परफॉर्म करता है। यहाँ पर शी की मॉम अपने कुछ कलीग के साथ वहीं पास में ही होती है। वो उनसे बात कर रही थी। सभी उसकी तारीफ़ कर रहे थे कि उसकी फैमिली कितनी अच्छी है, उसकी हस्बैंड की भी अच्छी जॉब है और शी भी कितनी अच्छी पोस्ट पर काम कर रहा है, जिस चीज़ पर वो हाँ बोलती है। अब जब वो लोग वहाँ से जा रहे होते हैं तभी वो शिव को स्टेज पर परफॉर्म करते हुए देखकर अपने कलीग को आगे जाने के लिए बोलती हैं और खुद वहाँ पर शिव के पास जाती हैं। जैसे ही वो स्टेज से नीचे आता है तो अपनी मॉम को देखता है। उसकी मॉम उसे डांटने लग जाती है कि तुम यहाँ भी आकर ये सब कर रहे हो, तुम शंघाई में थे तो मैं कुछ भी नहीं कर पाई, लेकिन यहाँ के सब कुछ खराब करने के लिए आए हो। शिव समझाता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरा काम है, लेकिन वो उसे ही ब्लेम करती है कि तुमने मेरी सारी रेपुटेशन खराब कर दी है और यहाँ पर आकर ये सब मत करो। तभी वहाँ पर वूशु आती है जो उन्हें आकर हेलो बोलकर अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाती है। उसका नाम सुनते ही शिये की मॉम बोलती है कि अच्छा ये तुम्हारी वजह से ही हो रहा है, तुम हो ना उसके साथ में इसीलिए ऐसे बिहेव कर रहा है, तुम तो चेंज हो ही नहीं, लेकिन तुमने मेरे बेटे की भी लाइफ बर्बाद कर दी है, तुम उसे छोड़ क्यों नहीं देती। शिव ने बोलता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, हम दोनों यहाँ पर काम करने के लिए आए हैं और इसका मुझसे कुछ भी लेना देना नहीं है, लेकिन वो नहीं मानती और वोशु को ब्लेम करने लग जाती है। वोशु उसे बोलती है कि हम दोनों यहाँ पर अपना काम करने के लिए आए हैं, मैं उसे कुछ भी करने के लिए नहीं कहा है। पर शिये की मॉम गुस्से से वोशु को बोलती है कि वहाँ वेडिंग में मत आना और वहाँ से चली जाती हैं। शिये को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है क्योंकि पहले वो सोच रहा था
था वहाँ पर जाने के लिए अपनी मॉम के लिए, लेकिन अभी उन्होंने ये सब बोल ही दिया है तो जाना ही चाहिए। वो वुशी उसे पूछता है कि क्या तुम वेडिंग क्रैश करने के लिए चलोगी। वुशी थोड़ी हेजिटेट करती है लेकिन फिर ओके बोलती है। दोनों अब रेड पैकेट्स लेकर जाते हैं, जहाँ पर लान दोंग को बताती है कि दोनों ये वेडिंग क्रैश करने के लिए जा रहे हैं। दोनों अंदर जाते हैं। वहाँ पर शिये की मॉम रेस्टलेस होकर बैठी होती है और जैसे ही शिये को आता हुआ देखती है तो शॉक रह जाती है। शिये और वुशी दोनों ही ग्रूम के पास जाकर कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं, जहाँ पर वुशी अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाती है। तब उसे भी वो याद आ जाती है। शिये की मॉम आकर अब ग्रूम से बोलती हैं कि मुझे शिये से कुछ बात करनी है, तुम जाओ हम बात करते हैं, लेकिन शिये मना कर देता है। तो ग्रूम इन दोनों को उनके क्लासमेट वाली टेबल पर लेकर जाता है। वहाँ पर सभी इन दोनों को देखकर शॉक होते हैं। उनसे पूछते हैं कि तुम दोनों साथ हो क्या। दोनों मना करते हैं। उसके बाद शिये से बोलते हैं कि तुम तो अभी इतनी बड़ी सिटी में डायरेक्टर की पोस्ट पर हो और बहुत ही बिजी रहते हो, तुम्हारी मॉम ने हमें बताया। शिये ये सुनकर ऑकवर्ड फील कर रहा होता है। वो सभी फिर वुशी से पूछते हैं कि वो क्या करती है, तो बताती है कि मैंने अभी अपनी जॉब से रिजाइन करके स्टैंड अप कॉमेडी करना शुरू किया है। उनके जो टीचर माँ थे उन्होंने देखा होता है और वो बाकी लोगों को समझाने लग जाते हैं कि ये क्या होता है जिनको भी नहीं पता उसके बारे में। तभी शिये भी उन्हें बताता है कि मैंने भी कब की जॉब छोड़ दी है और मैं भी स्टैंड अप कॉमेडी करता हूँ। ये सुनकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं। शिये उनसे बोलता है कि मैं तुम्हारे लिए भी परफॉर्म करता हूँ, तो वुशी भी उसके साथ जाती हैं और दोनों साथ में परफॉर्म करते हैं। परफॉर्म करते करते दोनों अपने बारे में भी सब चीज़ें बताने लग जाते हैं कि कैसे शिये ने जॉब छोड़ी और अभी वो बस एक वैन में रहता है। वो अपनी मॉम के झूठ के बारे में भी बताता है, जिससे उसकी मॉम गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। सभी लोग बहुत हंसते हैं, लेकिन उसके फ्रेंड शिये के लिए सैड होते हैं कि वो कितनी सैड लाइफ जी रहा है और उसे आकर सिंपैथी भी दिखाते हैं कि तुम बहुत ही टफ लाइफ जी रहे हो। ये सुनकर वो और शिये को समझ नहीं आता कि वो हंसे या फिर रोए। शिये वहाँ पर बहुत ज़्यादा ड्रिंक करता है, तो यांजी वो शिये की हेल्प करता है उसे वैन में सुलाने के लिए। वो शिये अब जब बाहर आती हैं तो वह उसे ड्रिंक देती है। वुशी यहाँ पर उसे सॉरी बोलती है उसके ऊपर जोक बनाने के लिए, लेकिन हुआ बोलती है कि ये तुम्हारा काम है, मुझे बुरा नहीं लगा, मैं सिंगर बनना चाहती थी और पहले पतली थी, लेकिन बर्थ देने के बाद मेरा वेट कम ही नहीं हुआ और सिंगिंग का सपना ख़त्म हो गया। वैसे ही मेरी लास्ट परफॉर्मेंस थी, मैं अपने बच्चे के साथ सेटल हो रही हूँ। इसीलिए वुशी उसे सॉरी और कंग्रेचुलेट करती है आगे के लिए। अगले दिन फिर ये सभी एक दूसरे को गुड बाय बोलते हैं। शिये ने ड्रिंक की होती है तो वुशी कार ड्राइव कर रही थी और पीछे दोंग और लान फोन में लगे होते हैं। वो लोग अब घर पर पहुंच जाते हैं, जहाँ वुशी अपना लगेज लेकर आगे जाती हैं तो शिये भी उसके पीछे आता है, लेकिन वो उसे जाने के लिए बोलती हैं। लान भी अपना लगेज लेकर आती हैं और शिये यहाँ से चला जाता है, लेकिन अंदर वुशी का फ़ोन देखकर उसके पास लेकर आता है। तभी उस पर फांग का कॉल भी आ जाता है। वुशी कॉल उठाकर फांग से बात करती है, जो देखकर शिये थोड़ा सैड होकर वहाँ से चला जाता है। अगले दिन फिर हम देखते हैं कि दोंग बार में परफॉर्म करता है अपना वेजिटेबल मार्केट वाला एक्सपीरियंस। दोंग जब नीचे आता है तो लान उसे प्रेस करती है कि उसने अच्छा किया। वुशी भी देखती है कि शिये साइड में शांति से बैठा हुआ था तो उसके बारे में पूछती है। तभी उसे फैंग का टेक्स्ट आता है कि मैं आ रहा हूँ। उसे देखती है लान से वो एक स्ट्रॉन्ग ड्रिंक मंगाकर पीती है। उसे याद आता है कि कल वो टेक्स्ट पर फांग से ब्रेकअप का बोलना चाहती थी लेकिन नहीं बोल पाती और उसे लास्ट में ये बोलती है कि हम ना कल मिलते हैं। जैसे ही फांग वहाँ पर आता है तो वुशी बस उसके पास जाकर बोलने वाली होती है, तभी वो उससे बोल देता है कि आज मैं तुम्हें सरप्राइज देता हूँ, मेरी पहली स्टैंड अप कॉमेडी, जिससे कि सभी लोग शॉक हो जाते हैं। अब वो स्टेज पर जाकर अपने कंपनी के बारे में बताने लग जाता है, जिसमें किसी को भी इंटरेस्ट नहीं आता। यहाँ पर वुशी और काओ सभी ऑकवर्ड और एम्बैरस फील कर रहे थे। वो फिर स्टॉक इन्वेस्टमेंट के ऊपर जोक करने का ट्राई करता है, लेकिन इसमें भी किसी को हंसी नहीं आती, जो देखकर वो अपना फ़ोन निकालकर मोबाइल से जोक्स पढ़ने लग जाता है, लेकिन इस पर भी उसे कोई रिस्पांस नहीं मिलता। आखिर में अब वो वहाँ के कस्टमरों से बोलते हैं कि तुम्हें ये नहीं आता तो मत करो, जिससे वो बहुत ज़्यादा गुस्सा और इरिटेट हो जाता है और उनसे बोलता है कि ना ही तुम अमीर हो और ना ही तुम्हें इतनी नॉलेज है, जिसकी वजह से तुम्हें ये सब भी समझ नहीं आ रहा। आखिर में फिर वुशी की तरफ गुस्से से देखकर वहाँ से चले जाता है। वुशी घर जाने के बाद उसे बहुत कॉल लगाती हैं, लेकिन वो उसका फ़ोन नहीं उठाता। वो उसे मैसेज करती है कि ऐसा होता है पहली बार में, और जैसे ही वो सेंड करती है तो पता चलता है उन्होंने उसे ब्लॉक कर दिया, जो देखकर वो शॉक हो जाती है। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो गाइस, ये थी आज की वीडियो एंड आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे फिर मिलते हैं इस ड्रामा के अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।